Okay, we were discussing about the pyogenic meningitis, in which we discussed about its definition, pathogenesis, and clinical findings. Next part from this topic is about the investigations of meningitis. So, in this, we will perform different kinds of investigations. First of all, is a lumbar puncture. लंबर पंक्चर एंड पे मैं इनको समराइज़ कर दूंगी एक जगह पे। लंबर पंक्चर जो है उसमें हम देखेंगे कि प्रिकॉशंस क्या हैं जब हमने लंबर पंक्चर करना है, तो हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है, और फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि हमने लंबर पंक्चर कब नहीं करना। ठीक है, तो प्रिकॉशंस में आपने जब भी लंबर पंक्चर करना है उससे पहले आपने बच्चे को अपने सामने बिठाया या लटाया और उसकी आँख के अंदर देखा कि उसको पेपिलोडीमा तो नहीं हुआ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर परफॉर्मिंग द लंबर पंक्चर यू शुड evaluate फॉर पेपिलोडीमा। ठीक है, बाय लुकिंग एट द फंडस को देख के आपने देखा कहीं पेपिलोडीमा तो नहीं हुआ, ये ज़रूर आपने देखना है। देन what you need to know about this कि अगर lumbar puncture is traumatic, ये यहाँ पे बताती हूँ। तो फिर हमने क्या करना है कि हमने हर 700 RBCs में से 1 ल्यूकोसाइट को, मतलब 1 WBC को माइनस करना है, और हर 800 RBCs जो हैं उनमें 1 मिलीग्राम प्रोटीन को ऐड करना है। फिर हमारा एग्जैक्ट जो है ना उसका काउंट आएगा, अदरवाइज़ देयर विल बी मसला कि हम प्रोटीन्स को जो है वो गलत कैलकुलेट कर सकते हैं या ल्यूकोसाइट्स को गलत कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ट्रॉमेटिक लंबर पंक्चर है तो उस केस में हमने 700 RBCs जो हैं उनमें से एक ल्यूकोसाइट को माइनस करना है, और अगर हमें 800 RBCs मिल रहे हैं तो उसमें से उनमें एक मिलीग्राम प्रोटीन हमने ऐड करनी है। फिर हमने फाइनल कंक्लूजन निकालना है। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहले आपने जो है रेज CSF प्रेशर चेक करके उसके बाद लंबर पंक्चर करना है, और ट्रॉमेटिक हो गया तो फिर हमने क्या करना है, फिर कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि कब हमने लंबर पंक्चर नहीं करना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ लंबर पंक्चर, सो व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर वही हो गया हमारा कि अगर CSF प्रेशर रेज्ड है, हमें कैसे पता चला, हमने पेपिलोडीमा चेक कर लिया फंडस को देखते हुए, या स्फीयर कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़ में बच्चा गया हुआ है, या बच्चे को स्किन जहाँ पे हमने लंबर पंक्चर करना है जिस स्किन के ऊपर, कमर के ऊपर, वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। ऑब्वियसली हम जब वहाँ पे पंक्चर करेंगे तो वो इन्फेक्शन अंदर चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नहीं करेंगे। इसके अलावा बच्चे को कोई ब्लीडिंग या क्लॉटिंग डिसऑर्डर है कि उसको थोड़ा सा भी पंक्चर करो तो ब्लीडिंग ही नहीं रुकती, कोई ऐसा डिसऑर्डर है उसको, तो अगर हम ऑब्वियसली उसमें करेंगे तो उसकी ब्लीडिंग रोकना मुश्किल हो जाएगी। तो इन केसेस में हमने लंबर पंक्चर नहीं करना। वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या बच्चे को CSF प्रेशर रेज्ड है, या कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो वी विल नॉट डू द लंबर पंक्चर। फिर हम इसका टेबल करते हैं लंबर पंक्चर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ नॉर्मल जो हमारा होता है ना CSF, वो बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, क्लियर, नॉर्मल इज़ क्लियर। इसको वाइट बना रही हूँ ताकि पता चले कि दिस इज़ क्लियर। ठीक है, और नॉर्मल के अंदर जो है कितने लिम्फोसाइट्स होते हैं, 5। मैं लिम्फोसाइट्स पिंक से बना रही हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 to 5 लिम्फोसाइट्स होते हैं नॉर्मल के अंदर। और नॉर्मल के अंदर प्रोटीन्स कितनी होती हैं, 20 to 45। ठीक है, 20 to 45 जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। और ग्लूकोज जो नॉर्मल होता है वो जो ब्लड ग्लूकोज होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, 50% ज़्यादा होता है, या 75% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज होता है। ठीक है, 75% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर होता है। सो दिस इज़ के वहाँ पे 20 to 45 प्रोटीन्स हैं और 50 to 75% जो है ब्लड ग्लूकोज है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि मेनिंजाइटिस के केस में क्या होगा। मेनिंजाइटिस के केस में क्या होगा, एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो ये जो क्लियर था, अब मैं इसको गंदा करने लगी हूँ, ब्लू करने लगी हूँ, कि अब वो परलेंट हो जाएगा। ठीक है,
परलेंट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया पास आ जाएगी। इसके अलावा जो ल्यूकोसाइट्स होंगे इन केस ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसमें जो ल्यूकोसाइट्स हैं कौन से ज़्यादा होंगे? न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि एक्यूट है ना, एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे लिम्फोसाइट्स नॉर्मल थे 0.025, लेकिन लिम्फोसाइट्स अगर प्रीडोमिनेट हो जाएं तो दिस इज़ एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नॉर्मल प्रोटीन 20 to 45 थी, अगर प्रोटीन 100 to 2000 हो जाए, ठीक है, 100 to 500 हो जाए तो दिस इज़ के एक्यूट बैक्टीरियल हो गया, ठीक है, 100 to 500। और ग्लूकोज़ की अगर बात करें तो ग्लूकोज़ आपका मैंने बताया था बैक्टीरिया के केस में कम हो जाता है। तो अगर 40 से कम हो जाए ग्लूकोज़ या 50% से कम हो जाए तो इसका मतलब कि दिस इज़ एक्यूट बैक्टीरियल। तो एक्यूट बैक्टीरियल में पस हो जाएगी, परलेंट हो जाएगा, नज़र आ रहा होगा, न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटीन ज़्यादा हो जाएंगी और ग्लूकोज़ जो है वो कम हो जाएगा। टीबी के केस में क्या होगा? टीबी के केस में जो है हमें उसी तरह जो है वो गंदा मंदा मिलेगा, ठीक है, ओपलेन मतलब परलेंट होगा। और वहाँ पे एक्यूट बैक्टीरियल में ल्यूकोसाइट्स में कौन से ज़्यादा थे? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। लेकिन टीबी क्योंकि एक क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है तो शुरू में न्यूट्रोफिल्स होते हैं लेकिन बाद में लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। और टीबी के केस में भी प्रोटीन्स जो है वो हमें एलिवेटेड मिलती हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा एलिवेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। और इसके अलावा ग्लूकोज़ इसमें भी हमें जो है वो कम मिलता है क्योंकि बैक्टीरिया हैं तो वो ग्लूकोज़ खा रहे होंगे। वायरल के केस में चलते हैं। वायरल के केस में डिफरेंस कहाँ आता है कि ये बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ। जो बैक्टीरिया होगी तो पस होगी, वायरल में तो ऐसा सच नहीं होगी पस, तो इस वजह से क्लियर होगा। बैक्टीरियल में जो है, वायरल में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल लिम्फोसाइट्स कितने थे? 0 to 5। अगर 0 to few हंड्रेड्स हो गए हैं तो दिस इज़ वायरल। तो वायरस में लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं वो वायरल में एज सच मतलब इंक्रीज़ नहीं होती हैं, अगर इंक्रीज़ होती भी तो 100 से कम ही रहती हैं। और ग्लूकोज बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब क्लियर है, कलर क्लियर है, ग्लूकोज नॉर्मल है, प्रोटीन्स इतनी खास एलिवेटेड हो नहीं रही। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वायरल में कि लिम्फोसाइट ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट चीज़ बैक्टीरियल में क्या है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है और पसी है। टीबी में क्या इंपॉर्टेंट है, पसी है और लिम्फोसाइट्स बाद में ज़्यादा होते हैं, शुरू में न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है। वायरल में क्या इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, लिम्फोसाइट ज़्यादा है, प्रोटीन्स ऐसा ज़्यादा नहीं है और ग्लूकोज भी नॉर्मल है। सो ये हो गया हमारा लंपर पंक्चर, उसकी फाइंडिंग्स, सीएसएफ की फाइंडिंग्स। अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है चीज़ सीएसएफ कल्चर, ब्लड काउंट्स, ब्लड कल्चर। सीएसएफ कल्चर जो है वो हम लेते हैं, ठीक है। और सीएसएफ कल्चर हम ले लेते हैं, लेकिन अगर हमने किसी को मेनिंजाइटिस था बच्चे को और उसको हमने एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट करवा दिया है, अब हम उसका सीएसएफ कल्चर लेते हैं तो आपको लगता है कि वो एंटीबायोटिक्स ने तो बैक्टीरिया को मार शार दिया होगा, तो सीएसएफ कल्चर ऐसा आएगा नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, जिनको पहले से हमने एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट दिया होता है तो फिर हम सीएसएफ कल्चर की बजाय पीसीआर कर लेते हैं उन बच्चों में, ठीक है। फिर ब्लड काउंट्स आ जाते हैं। ब्लड काउंट्स में आप सीबीसी करवा लोगे, टोटल ल्यूकोसाइट करवा लोगे, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करवा लोगे। फिर आ जाता है ब्लड कल्चर, जिस तरह से हमने सीएसएफ का कल्चर लिया हम ब्लड कल्चर ले लें तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद ग्राम स्टेनिंग कर लेंगे, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में आपको जो है ना ये चीज़ मिलती है कि ग्राम स्टेनिंग में कौन सी अपीयरेंस होगी ना, तो सबसे पहले आता है मेनिंजियोकोकस। मेनिंजियोकोकस जो होता है ये आपको इस तरह डिप्लोकोकस मिलता है, ऐसे 2 आँखों वाला भाई होता है ये मेनिंजियोकोकस, डिप्लोकोकस, ठीक है। और दिस इज़ ग्राम नेगेटिव इंट्रासेलुलर डिप्लोकोकस। न्यूमोकोकस जो होता है ये भी डिप्लोकोकस होता है लेकिन ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हेमोफिलस जो होता है ये ग्राम नेगेटिव होता है और कोकोबैसिलस होता है, कोकोबैसिलस। और ई कोलाई आपको पता है ग्राम नेगेटिव है। तो इनमें सब में ग्राम पॉजिटिव सिर्फ
न्यूमोकोकस है, बाकी सब ग्राम नेगेटिव हैं। और मेनिंजोकोकस और न्यूमोकोकस डिप्लोकोकस हैं, जबकि हीमोफिलस जो है वो कोकोबैक्टेरिया है, बेसिलाई है, और ये चीज़ आ गई। ये हमें ग्राम स्टेनिंग में पता चल जाएगा। तो ग्राम स्टेनिंग हो गई। उसके बाद क्या है, ग्राम स्टेनिंग के बाद वी हैव द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्यों करवा रहे हैं? टू रूल आउट द निमोनिया, टीबी। क्योंकि हमने कहा कि जो हमारी मेनिंजाइटिस होती है वो हेमाटोनस स्प्रेड से भी हो सकती है। हेमाटोनस स्प्रेड हमने देखा था कि निमोनिया में जो लोग होंगे उनके अंदर हेमाटोनस स्प्रेड, हमने निमोनिया और टीबी को रूल आउट कर लेना है बिफोर डूइंग दिस, ठीक है, कि कहीं टीबी की वजह से, निमोनिया की वजह से तो नहीं मेनिंजाइटिस हुआ, कॉज को रूल आउट करने के लिए। फिर हम करवा लेते हैं सीटी स्कैन करवा लेते हैं। इसके अलावा हम करवा लेते हैं इलाइज़ा, ठीक है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में आ जाता है हमारा इलाइज़ा, और CSF, LDH लेवल्स, लैक्टेट लेवल्स, ठीक है, CSF, लैक्टेट लेवल्स। तो ये मैं सब इनको समराइज़ कर लेती हूँ। अच्छा, LDH लेवल, लैक्टेट लेवल्स 24 यूनिट्स पर लीटर से ज़्यादा मिलेंगे आपको इसमें। फिर मैं समराइज व्यू में मैं आपको लिख देती हूँ। सो वी हैव द लंबर पंक्चर। उसमें हमने देखा कि प्रिकॉशंस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, और क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी हर एक केस में। देन वी डिस्कस अबाउट CSF कल्चर। जो लोग CSF कल्चर नहीं करवाते, जिनको एंटीबायोटिक ट्रीट किया जाता है, उनके अंदर हम PCR करते हैं। फिर वी हैव द ब्लड काउंट्स, वी हैव द ब्लड कल्चर, वी हैव द CSF कल्चर के साथ साथ ब्लड कल्चर, ब्लड काउंट्स, ग्राम स्टेनिंग की हमने फाइंडिंग्स देख ली हैं। और फिर चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, इलाइज़ा और CSF लैक्टेट लेवल्स अगर 24 यूनिट्स पर लीटर से ज़्यादा मिलते हैं तो ये हमारा डिफरेंशियल, ठीक है। ये हमारा हो गया इसकी इन्वेस्टिगेशंस। फिर हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल्स क्या हैं, कि व्हाट आर द DDs ऑफ दिस पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। इट कैन बी द ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में एक तो आपको मैंने बताया था वेट लॉस की हिस्ट्री मिलेगी, क्रॉनिक कफ की हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ फैमिली में अनवैक्सीनेटेड बच्चा होगा, और इसके अलावा जो इसकी CSF फाइंडिंग्स डिफरेंट होंगी, ठीक है। फिर आता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। इसकी जो है DD हो सकती है ब्रेन एब्सेस DD हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर DD हो सकती है, और सेरिब्रल मलेरिया में मैंने बताया था ट्रांसफ्यूज्ड बच्चा होगा और उसमें फ़ीवर, आपको कन्वर्जेंस फिट्स मिलेंगे और बच्चा अनकॉन्शियस होगा। तो इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। और बच्चे के अंदर आपको जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी मिल सकती है सेरिब्रल मलेरिया में, ठीक है। अदरवाइज़ जो है ब्रेन ट्यूमर आप सोच सकते हो, और ब्रेन एब्सेस सोच सकते हो, TB मेनिंजाइटिस और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस सोच सकते हो। देन इज़ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मेनिंजाइटिस। So for the complications of meningitis we have the mnemonic saccharides, जो शुगर्स होती है ना सैकराइड्स, उनसे। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एस से हमारे 5 S बनते हैं, ठीक है। 5 S हमारे पास क्या है, मेनिंजाइटिस की वजह से स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। स्क्वेंट हो सकता है अगर लेटरल रेक्टस पाल्सी हो जाए 6 नर्व की खराबी की वजह से, एस फॉर स्क्वेंट हो गया। फिर मैंने बताया न्यूरोनल एक्टिवेशन, डिपोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे के अंदर सीजर्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर एस फॉर सबड्यूरल इफ्यूजन हो सकती है, एस फॉर शॉक हो सकता है, जिसमें हमने देखा मेनिंजोकोकल के केस में वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम हो जाता है। तो 5 एस कौन कौन से हैं हमारे, 3 तो ब्रेन के अंदर वाले ही काम है ना, स्ट्रोक, सीजर्स, सबड्यूरल इफ्यूजन। एक आंख वाला है स्क्वेंट, और एक पूरी बॉडी वाला है जिसमें एड्रीनल है, शॉक, वाटर हाउस फ्रेडरेशन सिंड्रोम। फिर ए आ जाता है, ए फॉर एटेक्सिया हो सकता है, सी आ जाता है, सी फॉर सेरिब्रल इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं विच इज़ एक्चुअली द स्ट्रोक। फिर सी फॉर सेरिबेलर हर्निएशन हो सकती है CSF प्रेशर रेज होने की वजह से। अगर हम CSF प्रेशर रेज था और हमने नीचे से लंबर पंक्चर कर दिया तो वो जो हर्निया हो सकता है सेरिबेलम का नीचे की तरफ, ब्रेन स्टेम की तरफ, फोरामेन मैग्नम के थ्रू। फिर सी फॉर क्या है, क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो सकती हैं, जिसमें हमने देखा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है विच लीड्स टू ब्लाइंडनेस, या वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व खराब हो सकती है विच कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस लाइक डेफनेस एंड सेंसोरियल डेफनेस एंड वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। इसके अलावा एज फॉर हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज़ हो सकता है ड्यू टू हाइड्रोसेफलस। फिर ए फॉर अनीमिया हो जाएगा,
एनीमिया जो होता है ज़्यादातर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। फिर आर फॉर रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। और आर फॉर रिपीटेड एपिसोड्स, मतलब जिसमें रिकरेंसेस होंगी मेनिंजाइटिस की। और रिकरेंसेस की मैंने आपको बताया था, कंजेनिटल अगर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो ना तो रिकरेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में। और फिर आई फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर या सेरिब्रल एडेमा और ये चीज़। और फिर इंक्रीज्ड एडीएच, ठीक है। एक तो यह इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेस कर रहा है और दूसरा एडीएच जो है वो रेस कर रहा होता है। एडीएच रेस करेगा तो क्या होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना, तो एडीएच इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, बॉडी से जो है सारा जो है वो पानी जमा हो जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर एंटी डायरेटिक हार्मोन से, तो उसकी वजह से हाइपोनाट्रीमिया हो जाएगा। फिर डी फॉर डेफनेस, जो मैंने बता दिया वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है। फिर ई फॉर एपिलेप्सी हो सकती है जो कब सीजर्स के बाद। और फिर एस फॉर स्पैस्टिसिटी, एस फॉर स्पैस्टिक पेरापेरेसिस, ठीक है। सो दिस इज़ अ केस के वी हैव डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। अब इसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि किसी बच्चे को सीजर्स हो रहे हैं तो उसकी आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, कॉम्प्लिकेशंस की अगर ट्रीटमेंट इधर से हम डिस्कस कर लें। अगर स्ट्रोक होगा तो उसको ट्रीट कर लोगे, स्ट्रोक की मैनेजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। स्क्वेंट है तो उसके लिए आपकी अलग मैनेजमेंट होगी। सीजर्स हो रहे हैं बच्चे को तो क्या दोगे, आईवी डाइज़ेपाम दे दोगे, फिनोबार्बिटोन या फेनेटॉइन टू प्रिवेंट रिकरेंस, ठीक है। आईवी डाइज़ेपाम, फिनोबार्बिटोन या फेनेटॉइन। फिर अगर बच्चे को सब ड्यूरल इफ्यूजन हो गई है तो हम क्या करेंगे, वो जो पानी जमा हुआ है उसको बाहर निकालेंगे, किस तरह से, एस्पायरेशन करके, ठीक है। अगर बच्चे को शॉक हो गया, वाटर हाउस फिल्ट्रेशन सिंड्रोम, तो फिर हम क्या करेंगे। शॉक है ना तो बच्चे के अंदर पानी की कमी है तो क्या देंगे उसको, फ्लूइड्स देंगे, नॉर्मल सेलाइन और स्टेरॉइड्स और डोपामीन, ताकि शॉक में हार्ट से ही काम करे। अच्छा, इसके अलावा क्रेनियल नर्व पाल्सीज अच्छा हो गई वो हमारी। उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे को आईसीपी रेज्ड है तो फिर क्या करोगे, सबसे पहले उसका हेड एलिवेट करोगे, फिर उसको मैनेटोल और स्टेरॉइड्स दे दोगे। अगर किसी का एडीएच रेज्ड है, उसकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा हुआ है तो क्या दोगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करोगे, डायरेटिक्स दोगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मैनेजमेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दी। फिर 3 चीज़ें होती हैं कि एक होता है, सो ये सब आपको कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे मिल जाएंगी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बतानी है एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे जो लिखी हुई हैं। ये 3 टाइप्स होते हैं रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ मेनिंजाइटिस। मैंने आपको बताया ना कि इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि ये जो है रिकरेंस हो सकती है। तो 3 तरह की चीज़ें होती है, रिक्रूडेसेंस होती है, रिलैप्स होती है और रिकरेंस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्रूडिसेंस होती है। रिक्रूडिसेंस क्या होती है कि रीअपेरेंस ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग थेरेपी विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, कि हम जो एंटीबायोटिक्स दे रहे थे उस दौरान जो है इन्फेक्शन रिपेयर हो गया। रिलैप्स क्या होता है कि हमने थेरेपी कर ली है और उसके थेरेपी के 3 डेज़ टू 3 वीक्स के दरमियान में क्या हुआ कि जो है ना फिर से मेनिंजाइटिस हो गया। तो दिस इज़ बिकॉज कि परसिस्टेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द सीएनएस और सम अदर साइट्स, के हमने मेनिंजाइटिस को तो ट्रीट किया है लेकिन अभी भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा है जिसकी वजह से दोबारा मेनिंजाइटिस हो गया है एंटीबायोटिक छोड़ने के बाद। लाइक हमने देख लिया कि मेस्टोइडाइटिस है या ऑर्बिटल इन्फेक्शन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, सेलुलाइटिस है, जो कंटेजियस इन्फेक्शन सोर्स है, वो दोबारा मेनिंजाइटिस उसने कॉज कर दिया। इस वजह से थेरेपी छोड़ने के 3 दिन के 3 हफ्ते के दरमियान में दोबारा से मेनिंजाइटिस हो गया। और रिकरेंस क्या होता है कि मेनिंजाइटिस ठीक हो गया लेकिन एक न्यू एपिसोड आया री इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। तो रीलैप्स जो है वो ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन होगा फिर होगा, रिकरेंस में एक न्यू एपिसोड होगा ड्यू टू री इन्फेक्शन, दोबारा इन्फेक्शन होने की वजह से। और रिक्रूडिसेंस क्या है, ड्यूरिंग थेरेपी हम थेरेपी कर रहे हैं और इन्फेक्शन हो रहा है रिपेयर, ठीक है। तो ये बात आपने जो है ना 3 आवर्स आपने याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। सो हम इसकी मैनेजमेंट जो है वो पढ़ेंगे 4 हेडिंग्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी आर सपोर्टिव मैनेजमेंट, देन विल बी आर स्पेसिफिक मैनेजमेंट, then will be our before discharging management, and then will be our prevention.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्पोर्टिव मैनेजमेंट। स्पोर्टिव मैनेजमेंट में ये मैंने आपको चीज़ें लिख दी हैं कि हमने क्या करना है, उसकी जो है वही मैंने आपको जो एक स्पोर्टिव मैनेजमेंट में बताई हुई है वो चीज़ें हैं कि सबसे पहले पेशेंट को जो है वो एडिक्वेट उसकी जो है रेस्पिरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेशन इफ़ रिक्वायर्ड, उसकी रिससिटेशन करने के बाद एडिक्वेट हाइड्रेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उसकी वाइटल मॉनिटरिंग है, उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटरिंग है, उसकी इनपुट आउटपुट चार्टिंग है यूरिनरी, उसके जो हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है कि हम उसकी फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, जो हमने उसका ख्याल रखना है स्पोर्टिव में, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट उसकी करते रहना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसका हेड सर्कमफ्रेंस बच्चे का रोज़ाना जो है वो डेली हमने मैयर करना है, उसका इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड डेली मैयर करना है जो यूरिन का है। उसके बाद उसकी बॉडी वेट, उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं पहले हमने 12 घंटे, हर 12 घंटे चेक करने हैं और फिर डेली चेक करने हैं। फिर अगर बच्चे को बुखार है तो उसके लिए हम उसका टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे, टैपेड स्पॉन्जिंग करेंगे। फिर अगर उसको जो है उसकी अच्छी सी फीडिंग उसकी रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन करेंगे फ्लूइड्स की, क्योंकि बॉडी में वहाँ पे सेरेब्रल एडिमा हो रहा है, ठीक है। अगर बच्चा कोमा में गया हुआ है तो फिर हम BBU करते हैं। BBU मतलब बाउल ब्लैडर एंड अल्सर केयर, कि डिक्यूबिटस अल्सर जो उसके लिए हम पोजीशनिंग, उसकी रीपोजीशनिंग करते रहते हैं और इमोबिलाइज नहीं रखते उसको। फिर अगर बच्चे को सीजर्स हो रहे हैं तो उसके लिए हम IV डायज़ेपाम देते हैं, फिनोबार्बिटोन फेनेटोइन, टू प्रिवेंट रिकरेंस, मैंने पहले आपको कॉम्प्लिकेशन में बताया था, ठीक है। तो ओवरऑल जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना स्पोर्टिव में, वो मैं आपको बता देती हूँ। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, हेड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट, बॉडी वेट मेजरमेंट, फीवर को चेक करना है, और फीडिंग है, और कोमाटोस पेशेंट की केयर और सीजर्स की केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट्स में आपको स्पेसिफिक मैनेजमेंट और बाकी मैनेजमेंट बताती हूँ।